गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। छात्रों, आज का हमारा विषय है राजस्थान में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन इन राजस्थान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि, भूमि सुधार जैसे विषयों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब हम उसी में एक नए विषय के साथ हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान में हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में 1966 जो तीसरा दशक था, 70 का जो दशक था उसमें मानी जाती है। और 1966 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन का व्यापक तौर पर राजस्थान में सुधार हुआ है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जहाँ की जनसंख्या अधिकांश भाग कृषि और पशुपालन कार्य में संलग्न है। लेकिन कृषि में यह मुख्य समस्या रही कि इसमें गुणात्मक सुधार किस तरह किया जाए। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या आज़ादी के बाद बढ़ती जा रही थी, उसके बाद हमारे सामने चुनौती हो गई थी कि जो हम दूसरे देशों पर खाद्यान्न में निर्भर थे, उस पहल में हम आत्मनिर्भर बने और जनसंख्या बढ़ने के साथ हम अपने खाद्यान्न की व्यवस्था में सुधार करें। तो इस खाद्यान्न में उन्नति या प्रगति करने के लिए, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को अपनाने की ज़रूरत थी। इस समस्या के समाधान के लिए हरित क्रांति का विचार तत्कालीन समय की एक नवीनतम घटना थी। छात्रों, इस दौरान कृषि सुधार में जो व्यूह रचनाएं अपनाई गई, हरित क्रांति के दौरान हमने किस किस तरह के परिवर्तनों को स्वीकार किया और उन परिवर्तनों में हमने जो खाद्यान्न का उत्पादन, विशेष तौर पर हम गेहूं की बात करेंगे, गेहूं के उत्पादन में जो प्रगति की है वो विस्मरणीय है। अब हम बिंदुवार इस पर चर्चा करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान किस किस तरह की तकनीक को अपनाया हमने और उसकी वजह से हमारे खाद्यान्न में या गेहूं के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली। तो नंबर 1, कृषि विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का चयन। सबसे पहले हमने कृषि के डेवलपमेंट के लिए ऐसे एरिया को निर्धारित किया गया जहां ज़्यादा कृषि कार्य किया जा सके, जहां कृषि कार्य करना आसान हो। ऐसे विषयों को हमने अपनाया। कृषि विकास कार्यक्रम को चयनित क्षेत्रों में लागू किया जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था, विपणन, परिवहन आदि सुविधाएं हमने निर्धारित की या उनको हमने चिन्हित किया कि इसमें उपयुक्त मात्रा में हमें सिंचाई मिल सके, विपणन, बेचने की व्यवस्था, बाजार नज़दीक मिल सके और खेत खलिहान से बाजार तक उत्पाद को भेजने के लिए परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था हो सके। ऐसी व्यवस्थाओं को हमने निर्धारित किया ताकि हमारे खेती कार्य में ज़्यादा प्रगति देखने को मिले। छात्रों, इसके साथ ही हमने जो हरित क्रांति का विषय है, इसमें उन्नत एवं अधिक उपज देने वाली फसलों को बढ़ावा देना था। ऐसी फसलें जो उन्नत हैं, अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग हमने किया, सीड्स का हमने प्रयोग किया। तो ये हरित क्रांति का हमारा बहुत बड़ी देन थी कि हमने ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जो हमें अधिक उपज दें और उन्नत किस्म से हमें उत्पादन मिले। कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हेतु उन्नत एवं अधिक उपज देने वाले बीजों को बढ़ावा दिया गया, जिसमें संकर बाजरा, आज अलग अलग प्रकार की वैरायटी आप बाजरा में देख रहे हैं, M86, M90 संकर बाजरा की वैरायटी अलग अलग। ये एक सामान्य बीज की तुलना में, सामान्य बाजरे की तुलना में अधिक उत्पादन या प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाता है। इसमें बालियों की जो लंबाई होती है वो भी बढ़ जाती है, जो पौधे का आकार होता है वो भी बढ़ जाता है। तो संकर बाजरा, संकर मक्का, ये हाइब्रिड के बीज हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी है। संकर ज्वार, मैक्सिकन गेहूं, सोना कल्याण, इस तरह की वैरायटी पर हमने ध्यान दिया और इनको अपनाया। फसलों के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की गई। जो बोया गया हमारा क्षेत्र पहले हुआ करता था उसको हमने बढ़ाया। 2004-05 में खाद्यान्नों का उत्पादन 59.9 हजार टन पहुंच गया था। वर्तमान में अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 64 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। तो छात्रों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन्नत जो तकनीक या उन्नत जो अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं उनका हमने इसमें प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा। ये भी एक हरित क्रांति की राज्य में देन थी। इसके अलावा तीसरा बिंदु बनता है हमारा सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं विस्तार। छात्रों, राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती जो कृषि के सामने है वो सिंचाई है।
क्योंकि राज्य का आज भी 60% भाग लगभग गैर सिंचित क्षेत्र है जो वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा की अनिश्चितता हमेशा कृषि को नुकसान पहुंचाती है और आज भी बहुत बड़ा भाग सिंचाई के अभाव में बिना फसल या बिना बोया गया क्षेत्र के तहत रह जाता है। तो छात्रों, हमें हरित क्रांति में हमने ये सुधार किया गया कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है, जो गैर सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जहां अनिश्चितताएं ज़्यादा हो रही हैं, ऐसे क्षेत्रों में हमने सिंचाई की तकनीक को बढ़ावा दिया गया। सिंचाई के विकास की हमने प्रबल संभावनाओं को तलाशा यहाँ पर। तो सिंचाई साधनों के विकास पर अधिक बल दिया गया और लघु सिंचाई योजनाओं से सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया गया। छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं हमने डेवलप की और उससे सिंचित क्षेत्र को हमने बढ़ाया गया। जहां 65.66 में कुल सिंचित क्षेत्रफल 23.5 लाख हेक्टेयर था। 65.66 हेक्टेयर में से कुल सिंचित क्षेत्रफल 23.5 लाख हेक्टेयर था, वह 2003-04 में 63.93 लाख हेक्टेयर हो गया। तो छात्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत देखा गया। इसके अलावा रासायनिक खादों को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति की इस नीति के अंतर्गत कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए या प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने खेतीबाड़ी में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, जिसमें यूरिया है, नाइट्रोजन है। इस तरह के रासायनिक जो खाद हैं उनका हमने प्रयोग किया और इसके अधिक मात्रा में प्रयोग करने से हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो बढ़ा, जिससे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ गया है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है। 1965-66 की हम बात करें तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नाम मात्र का था, जो 2004-05 में 9.7 लाख टन होने का अनुमान रहा है। तो छात्रों, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता रासायनिक खाद के प्रयोग में सबसे अधिक पंजाब जो राज्य है वो इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन रासायनिक खादों का प्रयोग करता है। लेकिन राजस्थान में आज़ादी के समय बहुत नगण्य मात्रा में या शून्य मात्रा में हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान में ये उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में बढ़ गया है। छात्रों, एक नया परिवर्तन अब खेती में देखने को मिल रहा है कि रासायनिक खादों के जो साइड इफ़ेक्ट्स खेतीबाड़ी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मानवता को खतरा हो रहा है, उस वजह से आज थोड़ा किसानों की सोच फिर से बदलने लगी है और हम खेती कार्यों में जैविक या कंपोस्ट खाद का प्रयोग करने लगे हैं। क्योंकि रासायनिक खाद से अन्य प्रकार के इस तरह की समस्याएं या बीमारियां बढ़ने लग गई हैं जो मानवता के लिए एक संकट पैदा कर रही हैं। तो रासायनिक खादों का प्रयोग तो हमने हरित क्रांति में किया है, जिसकी वजह से हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा भी है। लेकिन ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग जैसा कि पंजाब में किया जा रहा है, उस तरह के रासायनिक खादों का प्रयोग यदि हम खेतीबाड़ी में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें इसके भावी जो जैविक नुकसान, इको जो एग्रीकल्चर है या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो जैविक खेती है, उसको इसमें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा छात्रों, बहुफसल कार्यक्रम। देखो, बहुफसल कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि हम पहले फसलों को केवल आजीविका के लिए बोते थे। हमारा जो फसल करने का जो उद्देश्य होता था या फसल उत्पादित करने का जो उद्देश्य होता था वो केवल आजीविका या जीवन निर्वाह होता था। पहले किसान खाद्यान्न फसलों को उत्पादित करता था और उससे अपनी आजीविका को चलाता था। लेकिन जैसे जैसे समय में बदलाव आता जा रहा है और इस बदलाव के कारण जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं, इसकी वजह से आज किसान की जो सोच है उसमें परिवर्तन आ रहा है और वो बहुफसल कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है। बहुफसल कार्यक्रम में एक से अधिक फसलों को एक साथ उत्पादित करने की प्रक्रिया को अपनाना है। हरित क्रांति की प्रारंभिक स्थिति में हमने इसमें गेहूं के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण खाद्यान्नों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो हमने गेहूं के स्थान पर आगे जाकर फिर जो द्वितीय चरण हरित क्रांति का रहा उसमें मक्का के उत्पादन पर बल दिया गया, साथ में चावल के उत्पादन पर बल दिया गया या अन्य प्रकार की जो फसलें हैं उनके उत्पादन पर बल दिया गया। तो छात्रों, बहुफसल कार्यक्रम में अब हम अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलों के साथ साथ हम व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर भी बल दे रहे हैं, जिसमें हम बागवानी जो फसलें हमारे संतरे की खेती है, एलोवेरा की खेती है, अनार की खेती है, एप्पल की खेती है, कपास है, गन्ना है, जूट है, इस तरह की फसलों पर भी आज किसान बल देकर हरित क्रांति में उनको शामिल कर रहा है और उससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ा रहा है। छात्रों, कम समय में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा दिया गया है।
बहुफसल कार्यक्रम के तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि की एक अच्छी नीति है जिसमें एक साथ अनेक फसलों को बोया जाता है। और जब एक साथ अनेक फसलों को बोया जा रहा है तो इसे ही बहुफसल कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है कृषि में सहायक फसलों के विस्तार पर बल। सहायक फसल है कि जो हम कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति करने वाली फसलों जैसे आलू, केले, गाजर, शकरकंदी, मूली, गोभी, मेथी, पालक, इस तरह की फसलों को भी हम बो रहे हैं जो प्रोटीन युक्त भोजन की पूर्ति में वृद्धि कर सके। छात्रों, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, केवल खाद्यान्न फसलों से ही उनके भरण पोषण का हम पालन नहीं कर सकते या उनका भरण पोषण नहीं कर सकते हम, इसलिए उनके सहायक फसलों में हम बड़ी मात्रा में अलग प्रकार की अन्य प्रकार की फसलें उगाने लगे हैं जिसमें आलू, प्याज, केले, गाजर, शकरकंदी, मूली, गोभी आदि इस तरह की फसलों पर बल दिया जा रहा है। इन फसलों से किसान के खाद्यान्न की पूर्ति भी हो रही है और साथ में ये फसलें जो हैं किसान के मुद्रा अर्जन करने में भी सहायक हैं। ये ऐसी फसलें जो कम समय में तैयार हो जाती हैं और कम समय में किसान कम लागत के साथ इनको बाजार में बेचकर एक बड़े मात्रा में आय या इनकम अपनी उत्पादित करता है। तो ये भी हरित क्रांति का एक सुधार रहा जिससे किसानों की सोच में बदलाव देखने को मिला। इसके अलावा अगला बिंदु हमारा कीटाणुनाशक दवाइयों के उपयोग में पौध संरक्षण कार्यक्रम में तेजी। छात्रों, आपको पता है कि फसल कीटों से नुकसान उनको पहुंचता है और कीट इतनी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं जिसकी वजह से फसलों का ग्रोथ रुक जाता है। जो अधिक उत्पादन की हम जो बात करते हैं उसमें कमी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा फसलों को दीमक लग जाती है या अन्य प्रकार के कीट रोग लग जाते हैं जिससे पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी ह्रास हो जाता है। तो हरित क्रांति में हमने पेस्टिसाइड्स का उपयोग को बढ़ावा दिया कि जो कीट लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, इस प्रकार के कीटाणु लग जाते हैं जो फसल को ग्रोथ नहीं करने देते हैं, उनको नष्ट करने के लिए हमने कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ाया। पौध संरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, छोटी अवस्था में जो पौध खेती में लगाई जाती है उसको संरक्षित करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जिससे पौध को हम अच्छे मजबूत तरीके से तैयार कर सकें। और जब पौध हमारी मजबूत तरीके से अच्छी गुणवत्ता की दृष्टि से तैयार होगी तो निश्चित तौर पर आगे जाकर फसल भी हमारी अच्छी पैदा होगी। तो कीटाणुनाशक को हमने खेती में प्रयोग बढ़ाया। फसलों को विभिन्न कीटाणुओं से बचाने के लिए तथा पौध संरक्षण कार्यक्रम में उपज बढ़ाने के लिए कीटाणुनाशक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना इस क्रांति का अविभाज्य अंग था। छात्रों, इस क्रांति में जो किसानों की सोच में बदलाव लाया गया कि किसान जिस तकनीक से वाकिफ नहीं था, किसान इस प्रकार की दवाओं को नहीं समझ पाता था, तो धीरे धीरे किसानों को ट्रेनिंग देकर, किसानों को इस तरह का शिक्षा का प्रसार करके, जागृति लाकर, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके, संगोष्ठियाँ आयोजित करके किसान को हमने अवेयर किया और किसान को समझाया गया कि आप इस तरह की पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे। उनको ये बताया गया कितनी मात्रा कितनी हेक्टेयर में आपको देनी है। ये सभी प्रकार की तकनीक से किसान को अवगत करा के हमने कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग बढ़ाया है जिससे हमारी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को हरित क्रांति के दौरान बढ़ावा मिला है। इसके अलावा भूमि सुधार की हम बात कर रहे हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम में भी हरित क्रांति के दौरान तेजी लाई गई। छात्रों, भूमि सुधार पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। 1955 का जो काश्तकार सुधार अधिनियम है वो एक व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन जो है वो हरित क्रांति के दौरान हमने अपनाया। इस नीति के तहत भूधारण सुरक्षा, उनको जो खेतिहर मजदूर हुआ करते थे उनको उनका स्वामित्व दिया गया, उनका भूमि के प्रति उनको सुरक्षा प्रदान की गई, उनको शोषण से मुक्ति दिलाई गई, लगान निर्धारण करने जिस तरह के कानूनों को बनाकर इस क्रांति में अधिक से अधिक किसानों को लाभ दिया गया। छात्रों, इसके अलावा आपको पता है कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो रेतीला मरुस्थल है। लगभग कुल क्षेत्रफल का 61% भाग रेतीला मरुस्थल है और उस रेतीले मरुस्थल में पानी का पूर्णतः अभाव है जिस वजह से वहाँ उत्पादन कार्य संभव नहीं था। उत्पादन कार्यों को बढ़ाने के लिए हमने वहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूखी खेती पर बल दिया गया। ड्राई फार्मिंग की जो हम बात करते हैं, जिन क्षेत्रों में पानी का अभाव है उन क्षेत्रों में हम इस तरह की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें जिससे कम से कम पानी में अधिक उपज को पैदा करके हम उत्पादन को बढ़ा सकें। जैसा कि अब जैसलमेर की हम बात करते हैं, जैसलमेर में खड़ीन
सूखी खेती की जाती है। खड़ीन का मतलब होता है कि जो जैसलमेर में रेत के धोरे होते हैं, उन धोरों में बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, क्योंकि उनकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है कि दोनों तरफ टीले होते हैं, बीच में उनमें एक गैप बन जाता है, उस गैप में पानी भर जाता है, उसको धोरा धोरा कहा गया है। तो उन धोरों में जो पानी भर जाता है, तो उस पानी की नमी को रोककर जो खेती कार्य किया जाता है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिम राजस्थान वाले क्षेत्र में, उसे खड़िन खेती के नाम से जाना जाता है। खड़िन एक तरह की सूखी खेती है, ड्राई फार्मिंग है, और इसको हम ये कह सकते हैं ऊष्मा कृषि के विकास में हरित क्रांति ने एक प्रोत्साहन का कार्य किया है। नवीन कृषि नीति में राजस्थान में जहां सिंचित क्षेत्र तो कम है और बड़ा भाग मरुस्थलीय है, अतः इस क्षेत्र में सूखी खेती को बढ़ावा दिया, उसके प्रचलन को बढ़ावा दिया गया, जिससे हमारी ऐसी भूमि जो पानी के अभाव के कारण जिस पर खेती कार्य नहीं होता था, उस भूमि पर भी खेती कार्य हम करने लगे। इससे हमारा जो उत्पादन है वो भी बढ़ा, और साथ में जो किसान कृषि पर निर्भर थे, उनकी आजीविका निर्भर थी, उन्हें इस प्रकार की समस्या आ रही थी कि पानी के अभाव में खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे थे, उनको एक नवीन तकनीक मिलने से उन्होंने उत्पादन बढ़ाने में सहयोग किया। अगला हमारा बिंदु है कृषि में उन्नत उपकरणों व यंत्रीकरण को बढ़ावा। छात्रों, जैसे जैसे तकनीक का आधुनिकता के साथ विकास हुआ है, वैसे वैसे खेतीबाड़ी में भी नवीन उपकरणों का प्रयोग या यंत्रीकरण का जो उपयोग है वो बढ़ता गया है। पहले हम खेती का कार्य परंपरागत तरीके से करते थे, और उसमें हम बैल जोतों का प्रयोग हम करते थे, पानी के लिए हम रहट जो होती थी उसका हम प्रयोग करते थे। इसके अलावा हम परंपरागत तकनीक से खेती कार्य करते थे, जिसमें समय और धन हमारा दोनों ही ज़्यादा खर्च होता था, हमें परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता था, और जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे तकनीक का विकास हुआ है, आधुनिक तकनीक ने कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया है। आज हम हल चलाने की जगह ट्रैक्टरों से खेती कार्य कर रहे हैं। हम कृषि से संबंधित जो उद्योग है उनको लाइसेंस मुक्त हमने कर दिया गया है। हम सिंचाई के लिए पंप सेटों का प्रयोग कर रहे हैं। नई नई तकनीक को खेतीबाड़ी में अपनाकर हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो छात्रों, हरित क्रांति की ही देन रही है ये कि कृषि कार्य में यंत्रीकरण को अपनाया गया, यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारा कम समय में, कम लागत में, और ऐसे दुर्लभ क्षेत्र जहाँ कार्य करना या कृषि कार्य करना संभव नहीं था, आसान नहीं था, उन क्षेत्रों में भी तकनीक और यंत्रीकरण की वजह से खेती कार्य होना संभव हो सका। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े पहाड़ों को, मैदानों को भी समतल खेत किसानों ने बना लिया है, और ये जो बड़े बड़े पहाड़ और मैदान समतल खेत में तब्दील हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मशीनीकरण का है, यंत्रीकरण का है। आधुनिक तकनीक में इस प्रकार के यंत्र विकसित कर लिए हमारे मेहनती युवा इंजीनियरों ने, जिससे किसान अब आसानी से अपने खेती कार्य को घर बैठकर कर सकता है। इसके अलावा हम उन्नत बीजों के वितरण की हम बात करते हैं कि आज खेतीबाड़ी में उन्नत बीजों का प्रयोग बढ़ गया है। HYV तकनीक आपने पढ़ा है। HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च किस्म के बीज, जिनको हम संकर बीज के नाम से जानते हैं। आज हम बीज के तौर पर जो पहले देसी बीज का हम प्रयोग करते थे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम रहती थी, आज हम उनके स्थान पर संकर या HYV उच्च किस्म के जो बीज हैं उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो उपयोग है, जो हमारा उत्पादन का क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। 1993-94 में जो उन्नत बीजों का जो वितरण था वो 27,000 टन था, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 59.9 हजार टन हो गया। अब किसानों को घर बैठकर सरकार के द्वारा भी उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे किसान उन बीजों का प्रयोग अपनी खेतीबाड़ी में करता है और उत्पादन को बढ़ाता है। तो छात्रों, इस प्रकार के जो बिंदुओं की हमने चर्चा की है, ये सारे जो परिवर्तन है राजस्थान के संदर्भ में, वो हरित क्रांति के दौरान हुए हैं, जिसमें आप चाहे मशीनीकरण के प्रयोग की बात करें, आप भूमि सुधार कार्यक्रम की बात करें, आप चाहे सूखी खेती या ड्राई फार्मिंग जो है या ऊष्मीय खेती जो है उसकी हम बात करें, पेस्टिसाइड्स दवाओं की हम बात करें, ठीक है। इसके अलावा हम सहायक फसलों की बात करें, बहुफसल कार्यक्रम की चर्चा करें। यहाँ पर ये सारे जो परिवर्तन आए, रासायनिक खाद का बढ़ावा देना है, ये सारे परिवर्तन जो आए हैं, ये हरित क्रांति की वजह से राजस्थान में इस प्रकार के परिवर्तनों को देखा गया है, और इसकी वजह से ही प्रति हेक्टर जो उत्पादन है हमारा वो बढ़ गया है।
छात्रों, हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं, नवीन व्यू रचना वास्तव में कृषि में एक बड़ा सुधार थी। जो नवीन तकनीक या नवीन रणनीतियों का प्रयोग हमने खेती कार्य में किया है, जिससे खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन आया है, वो सब नवीन टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हुआ है। इसने कृषि के प्राचीन ढांचे को इस तरह परिवर्तित कर दिया जो वर्तमान समय की मांग के अनुसार है। मैं आपसे पहले भी चर्चा कर रहा था कि जो खेती कार्य हम परंपरागत तरीके से करते थे, हल बैल के माध्यम से खेतों को जोता करते थे, किसान दिन भर में 1 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि को कभी नहीं जोत पाता था। आज ट्रैक्टर के माध्यम से किसान 50-100 हेक्टेयर भूमि को एक दिन में जोत देता है। तो ये जो परिवर्तन आया है, पहले रेहेट के माध्यम से पानी निकाला जाता था, ठीक है, अब ट्यूबवेल डेवलप कर लिए तकनीक ने, जिसकी वजह से कितने ही भूमि क्षेत्र को, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में पानी को पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा हरित क्रांति का प्रयोग कृषि उत्पादन के लिए एक महान आविष्कार रहा। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए एक ऐसे आविष्कार की बात की है जो हमने कभी भी नहीं सोचा होगा। इसने इस प्रकार के किसान की दिशा को बदल दिया है कि आज खेती कार्य करना या किसानी करना बहुत ही आसान कार्य हो गया है। और उसका जो सबसे महान जो योगदान रहा है वो हरित क्रांति का रहा है, जिससे मानवीय जीवन को सरल और सुगम बना दिया है। तो छात्रों, हम जो हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, तो ये हरित क्रांति ने राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ावा दिया है। और इन सब कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर इस तरह के जो परिवर्तन आए हैं, तो उसकी वजह से हमारे देश में बड़े ही व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। 2004 में कोयम्बटूर कृषि सम्मेलन हुआ और उसमें कृषि आयोग के जो अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने एवरग्रीन हरित क्रांति की घोषणा की। एवरग्रीन जो क्रांति है उसका मतलब होता है कि हरित क्रांति का जो फोकस था वो तो प्रारंभिक स्थिति में तो गेहूं पर था, लेकिन आगे जाकर फिर इसको हमने चावल को भी शामिल कर लिया। लेकिन 2004 का जो सम्मेलन, कोयम्बटूर सम्मेलन MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ, उसमें एवरग्रीन की जो बात की गई, प्रत्येक क्षेत्र में ही क्रांति होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं फ्लड ऑपरेशन की, हम बात करते हैं श्वेत क्रांति, हम बात करते हैं, ठीक है, हम नीली क्रांति मत्स्य क्षेत्र में, भूरी क्रांति खाद्यान्न क्षेत्र में, बागवानी क्षेत्र में पीली क्रांति है, सुनहरी क्रांति है। तो ये सभी प्रकार की 7 कलर जो रिवॉल्यूशन आए हैं, ये 2004 के सम्मेलन में इसकी कल्पना MS स्वामीनाथन ने की है कि कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे देश की जो दशा है वो बदलेगी। क्योंकि आज भी हमारी आबादी का लगभग 60 से 65% जो लोग हैं वो कृषि से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, कृषि पर ही वो लोग निर्भर हैं। इस वजह से जब खेती बाड़ी में सुधार आएगा, खेती बाड़ी में परिवर्तन होगा, कृषि कार्यों में नवीन तकनीक का प्रयोग होगा, तो उन 65% लोगों की जो दशा है वो सुधरेगी। और जब उन 65% लोगों की दशा सुधरेगी तो निश्चित तौर पर देश की इकोनॉमी का भी कायाकल्प होगा। तो छात्रों, राजस्थान के संदर्भ में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने बात की है, तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के आयाम इस संदर्भ में हमने चर्चा की है। तो ये आगे भी इसी तरह के परिवर्तन जारी रहने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी किसान की जो माली हालत खराब हो गई थी उसमें सुधार आ सके। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर जिस पर ज़्यादा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे हम कोरोना में जो इम्पैक्ट देख रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में या अन्य व्यवसाय क्षेत्र में, तो हमारी GDP को माइनस में ले गया है। यदि हमारी GDP में खेती के रोजगार यदि ज़्यादा होते, खेती पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती, तो कोरोना जैसा जो पेंडेमिक आया है, कोरोना जैसी जो महामारी आई है, इसमें भी हमारी इकोनॉमी पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा किसान गांव में रहकर काम करता, खेतों में मेहनत करता, जिसकी वजह से उसका शारीरिक जो स्टेमिना है वो बना रहता, वो बीमार नहीं होता, और उसी में वो उत्पादन करके वो अपनी आजीविका को चला सकता था, उसका रोजगार नहीं छीन सकता। क्योंकि इस पेंडेमिक का सबसे बड़ा जो प्रभाव आया है वो शहरों के आर्थिक व्यवसायों पर आया है। लोग शहरों को छोड़कर गाँव की ओर भग रहे हैं, और शहरों में ये बीमारी व्यापक अपना रूप दिखा रही है, जिसका हम हश्र देख रहे हैं 2 साल से हमारी इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हमारी खेती बाड़ी की व्यवस्था हम सुधारें, उसमें परिवर्तन लाएं और हमारे रोजगार को बचाएं, हमारी इकोनॉमी को बचाएं। तो छात्रों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही आपसे चर्चा करेंगे कि जो हमारी हरित क्रांति है, इसमें किस किस प्रकार से हमने राजस्थान के संदर्भ में परिवर्तन किए हैं, उनकी हमने इसमें चर्चा की है। अब अगले वीडियो में मैं आप से एक नए विषय के साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों।